नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मे दिस ईयर ब्रिंग अवेयरनेस, जॉय, क्लैरिटी एंड विजडम टू योर लाइफ। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, अभिवृत्ति। आज हम इसे समझेंगे और देखेंगे कि एथिक्स में यह टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अभिवृत्ति के मूल अर्थ को। अभिवृत्ति का अर्थ है व्यक्ति के मन में किसी विषय, व्यक्ति, समूह या परिस्थिति के प्रति बनी हुई एक स्थायी मानसिक प्रवृत्ति। यह प्रवृत्ति अचानक नहीं बनती, बल्कि समय के साथ अनुभव, शिक्षा और वातावरण के प्रभाव से विकसित होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने बचपन से ही यह देखा है कि गरीबों की मदद करना अच्छा कार्य है, तो आगे चलकर उसकी अभिवृत्ति भी जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील बन जाती है। दूसरा पॉइंट देखिए, अभिवृत्ति व्यक्ति की सोच को दिशा देती है। अभिवृत्ति सबसे पहले यह तय करती है कि व्यक्ति किसी स्थिति के बारे में क्या सोचेगा। एक ही परिस्थिति को देखकर दो लोग बिल्कुल अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच अलग अलग होती है। जैसे कि बारिश में सड़क पर गड्ढे देखकर एक व्यक्ति सोचेगा कि सरकार कुछ नहीं करती, वहीं दूसरा व्यक्ति सोचेगा शायद जल्द मरम्मत की जरूरत है। दोनों की सोच उनकी अभिवृत्ति से तय हो रही है। ठीक है, तो अभिवृत्ति व्यक्ति की सोच को दिशा देता है। तीसरे बिंदु पर आइए, अभिवृत्ति व्यक्ति की भावनाओं को प्रभावित करती है। ठीक है, अभिवृत्ति जो होती है वो व्यक्ति की भावनाओं को भी प्रभावित करती है। अभिवृत्ति यह भी तय करती है कि व्यक्ति किसी स्थिति को देखकर क्या महसूस करेगा। किसी के भीतर सहानुभूति आएगी या वह उदासीन रहेगा, यह उसकी मानसिक प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, किसी अधिकारी के सामने शिकायत लेकर आया गरीब व्यक्ति संवेदनशील अभिवृत्ति वाले अधिकारी में करुणा जगाएगा, जबकि उदासीन अभिवृत्ति वाला अधिकारी उसे बोझ समझ सकता है। ठीक है, तो अभिवृत्ति जो है वो व्यक्ति की भावनाओं को भी प्रभावित करती है, ना कि केवल सोच को दिशा देती है, बल्कि भावनाओं को भी प्रभावित करती है। इसके फोर्थ पॉइंट पे आइए, अभिवृत्ति व्यवहार को आकार देती है। सोच और भावना मिलकर व्यवहार को जन्म देती है। हमने देखा कि अभिवृत्ति सोच को दिशा देती है और भावनाओं को भी प्रभावित करती है। तो सोच और भावना ये दोनों मिलकर व्यवहार को जन्म देती है, और इन दोनों की जड़ में क्या होता है? अभिवृत्ति। इसलिए व्यक्ति किसी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा यह उसकी अभिवृत्ति से तय होता है। उदाहरण के लिए, दो अधिकारी एक ही कार्यालय में काम कर रहे हैं। एक अधिकारी समय से पहले कार्यालय पहुंचकर काम निपटाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरा केवल न्यूनतम काम करके समय काटता है। तो दोनों के व्यवहार में जो अंतर आ रहा है वह अंतर किस वजह से है? अभिवृत्ति के कारण है। तो क्लियर हो गया कि अभिवृत्ति व्यवहार को आकार देती है। अंतिम बिंदु पर आइए, प्रशासन में अभिवृत्ति का व्यवहारिक रूप। प्रशासन में अभिवृत्ति का प्रभाव बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। एक अधिकारी किसी सरकारी योजना को केवल फाइल वर्क मानकर औपचारिक रूप से पूरा कर सकता है, जबकि दूसरा उसी योजना को जन सेवा का माध्यम मानकर जमीनी स्तर तक उसके प्रभाव को सुनिश्चित करता है। जैसे कि स्वच्छता अभियान में एक अधिकारी केवल रिपोर्ट भेजकर संतुष्ट हो जाता है, जबकि दूसरा अधिकारी स्वयं क्षेत्र का दौरा करता है और लोगों को जागरूक करता है। दोनों के पास समान अधिकार है, तो फर्क किस बात का है? फर्क केवल अभिवृत्ति का है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे प्रशासन में अभिवृत्ति का महत्व।
प्रशासन में अभिवृत्ति का महत्व। नीतियों के उद्देश्य को समझने की क्षमता। पहला बिंदु क्या है? नीतियों के उद्देश्य को समझने की क्षमता। प्रशासन में अभिवृत्ति का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह होता है कि अधिकारी नीतियों को किस नजर से देखता है। सकारात्मक अभिवृत्ति वाला अधिकारी केवल नियमों और प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह समझने की कोशिश करता है कि उस नीति को बनाने का वास्तविक उद्देश्य क्या है। जब अधिकारी उद्देश्य को समझ लेता है, तब वह नियमों का प्रयोग जनता के हित में अधिक प्रभावी ढंग से कर पाता है। तो इस प्रकार नीतियों के उद्देश्य को समझने की क्षमता प्रदान करता है अभिवृत्ति। एक उदाहरण से समझ लीजिए, जब ई गवर्नेंस को केवल तकनीकी काम नहीं बल्कि आम जनता तक सेवाएं आसान तरीके से पहुंचाने का माध्यम माना गया, तब ऑनलाइन सेवाओं का वास्तविक लाभ लोगों को मिलने लगा। जिन अधिकारियों की अभिवृत्ति सकारात्मक थी, उन्होंने नागरिकों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए, और जिनकी अभिवृत्ति नकारात्मक थी, वो सिर्फ फाइल वर्क करते रह गए। दूसरा बिंदु, सेवा की भावना का विकास। हम क्या अभी देख रहे हैं? प्रशासन में अभिवृत्ति का महत्व। तो पहला बिंदु हमने क्या देखा कि नीतियों के उद्देश्य को समझने की क्षमता देता है, और दूसरा सेवा की भावना का विकास। यदि किसी अधिकारी की अभिवृत्ति जनहित केंद्रित होती है, तो उसका काम केवल आदेशों का पालन करने तक सीमित नहीं रहता है। वह समस्या को समझकर समाधान खोजने की कोशिश करता है। ऐसी अभिवृत्ति प्रशासन को संवेदनशील और मानवीय बनाती है। उदाहरण के लिए, गर्भवती महिलाओं तक समय पर दवाएं ना पहुंच पाने की समस्या को देखते हुए कुछ अधिकारियों ने ड्रोन आधारित दवा आपूर्ति की व्यवस्था की। तो यह पहल केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं था, बल्कि सेवा की भावना से प्रेरित नवाचार था। यह एक प्रकार का सकारात्मक अभिवृत्ति का ही परिणाम था, और यह सकारात्मक अभिवृत्ति का ही एक उदाहरण है। ठीक है। तीसरा बिंदु देखिए, संकट में संतुलन बनाए रखने की क्षमता कौन देता है? अभिवृत्ति। सकारात्मक अभिवृत्ति संकट को केवल समस्या के रूप में नहीं देखती, बल्कि उसे समाधान खोजने की चुनौती मानती है। ऐसे समय में अधिकारी घबराने के बजाय संतुलित सोच के साथ विकल्प तलाशता है, घबराता नहीं है। उदाहरण के लिए, बिजली संकट के दौरान कुछ जिलों में अस्पतालों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी। जिन अधिकारियों की अभिवृत्ति सकारात्मक और समाधानमुखी थी, उन्होंने तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था जैसे कि जनरेटर और सोलर बैकअप का उपयोग किया। इससे मरीजों की सेवा प्रभावित नहीं हुई और वह सतत बनी रही। तो इस प्रकार प्रशासन में अभिवृत्ति केवल एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, यह नीतियों की सफलता, सेवा की गुणवत्ता और संकट प्रबंधन तीनों को सीधे प्रभावित करती है। ध्यान रखिए, सही अभिवृत्ति ही एक अधिकारी को साधारण प्रशासक से सच्चा लोक सेवक बनाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे अभिवृत्ति के प्रकार। इसके अंतर्गत हम देखेंगे सकारात्मक अभिवृत्ति, नकारात्मक अभिवृत्ति, नैतिक अभिवृत्ति, सामाजिक अभिवृत्ति और राजनीतिक अभिवृत्ति। सकारात्मक अभिवृत्ति मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक अभिवृत्ति वह मानसिक प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति हर परिस्थिति को समस्या के रूप में नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखने की कोशिश करता है। ठीक है। ऐसी अभिवृत्ति व्यक्ति को निराशा से बाहर निकालकर समाधान खोजने की दिशा में ले जाती है। इससे आत्मविश्वास, धैर्य और नेतृत्व क्षमता विकसित होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी जिले में सरकारी योजना अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही है, तो सकारात्मक अभिवृत्ति वाला अधिकारी यह नहीं कहता कि यह संभव नहीं है, बल्कि वह यह सोचता है कि योजना को जमीनी स्तर पर कैसे बेहतर बनाया जा सके। क्लियर हो गया? अब देखते हैं नकारात्मक अभिवृत्ति, नेगेटिव एटीट्यूड। नकारात्मक अभिवृत्ति में व्यक्ति हर स्थिति को डर, संदेह
या असफलता की आशंका के साथ देखता है। तो सकारात्मक का जस्ट विपरीत है नकारात्मक अभिवृत्ति। जहां सकारात्मक अभिवृत्ति वाला व्यक्ति या अधिकारी किसी समस्या को एक अवसर के रूप में देखता है, वहीं जो नकारात्मक अभिवृत्ति वाला व्यक्ति होता है वह हर स्थिति को डर, संदेह और असफलता की आशंका के साथ देखता है। ठीक है, ऐसी सोच में व्यक्ति जोखिम लेने से बचता है और निर्णय टालने की प्रवृत्ति विकसित होती है। इससे समस्या बनी रहती है और समाधान आगे नहीं बढ़ पाता। जैसे कि किसी नई डिजिटल योजना को लागू करते समय नकारात्मक अभिवृत्ति वाला अधिकारी यह सोच सकता है कि लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे, इसलिए वो प्रयास ही नहीं करता। इससे योजना का लाभ सीमित रह जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम नैतिक अभिवृत्ति, मोरल एटीट्यूड। नैतिक अभिवृत्ति वह प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर करता है और निर्णय लेते समय नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देता है। तो सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर करता है और निर्णय लेते समय क्या करता है, नैतिक मूल्यों को प्राथमिकता देता है। सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में यह अभिवृत्ति अत्यंत आवश्यक होती है, क्योंकि यह निर्णय केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी अधिकारी पर रिश्वत लेने का दबाव डाला जाए तो नैतिक अभिवृत्ति वाला अधिकारी व्यक्तिगत लाभ के बजाय ईमानदारी और नियमों का पालन करना चुनेगा, है ना। मुझे लगता है कि नैतिक अभिवृत्ति क्लियर हो गया। अब चलिए सामाजिक अभिवृत्ति को जानते हैं हम, सोशल एटीट्यूड। सामाजिक अभिवृत्ति व्यक्ति को समाज के प्रति संवेदनशील बनाती है। किसके प्रति? समाज के प्रति। इसमें समानता, सहानुभूति, सहयोग और समावेशिता जैसी भावनाएं शामिल होती हैं। कौन सी भावनाएं? समानता, सहानुभूति, सहयोग और समावेशिता। ऐसी अभिवृत्ति वाले लोग समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के हितों को समझने और उनके लिए कार्य करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी अधिकारी का दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाएं सुनिश्चित करना उसकी सामाजिक अभिवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, अब आते हैं हम राजनीतिक अभिवृत्ति, पॉलिटिकल एटीट्यूड। राजनीतिक अभिवृत्ति व्यक्ति के सत्ता, नीतियों और विचारधाराओं के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाती है। क्लियर है? राजनीतिक अभिवृत्ति व्यक्ति के सत्ता, नीतियों और विचारधाराओं के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाती है। यह तय करती है कि व्यक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों, शासन व्यवस्था और नीति निर्माण को कैसे देखता है। ठीक है, कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक मूल्यों, शासन व्यवस्था और नीति निर्माण को कैसे देखता है, यह कौन तय करता है? यह राजनीतिक अभिवृत्ति तय करती है। उदाहरण के लिए, एक नागरिक जो मतदान में भाग लेता है और सार्वजनिक नीतियों पर जागरूक राय रखता है, उसकी राजनीतिक अभिवृत्ति सक्रिय मानी जाती है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की अभिवृत्तियां व्यक्ति की सोच और व्यवहार को अलग अलग दिशाओं में ले जाती है। प्रशासन में संतुलित, सकारात्मक और नैतिक अभिवृत्ति ही समाज के लिए उपयोगी और न्यायपूर्ण निर्णयों का आधार बनती है। इसलिए सकारात्मक अभिवृत्ति प्रशासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब अगले स्लाइड पर हम पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि अभिवृत्ति बनती कैसे है आखिर। अभिवृत्ति कैसे बनती है? तो पहला बिंदु देखिए कि आखिर ये कैसे बनती है। अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती बल्कि विकसित होती है। ठीक है, सबसे पहले यह स्पष्ट समझना जरूरी है कि अभिवृत्ति व्यक्ति के साथ जन्म से नहीं आती। यह धीरे धीरे बनती है और जीवन के अलग अलग अनुभवों से आकार लेती है। जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है, जिन लोगों के साथ उठता बैठता है और जिन परिस्थितियों से गुजरता है, ये सभी उसकी सोच को प्रभावित करते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अभिवृत्ति विकसित होती है, यह जन्मजात नहीं होती। दूसरा बिंदु,
परिवार और बचपन के अनुभव। तो अभिवृत्ति कैसे बनती है? परिवार और बचपन के अनुभव से बनती है। परिवार व्यक्ति का पहला स्कूल होता है। बचपन में माता पिता, दादा दादी और घर के माहौल से जो मूल्य मिलते हैं वही अभिवृत्ति की नींव रखते हैं। घर में अनुशासन, ईमानदारी और सहयोग का वातावरण हो तो बच्चों में भी वही सोच विकसित होती है। और ये हमारे साथ, आपके साथ, सभी के साथ है। क्यों? क्योंकि अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती, वह विकसित होते रहती है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चे ने बचपन में अपने माता पिता को जरूरतमंदों की मदद करते देखा है तो आगे चलकर उस बच्चे की अभिवृत्ति भी सहानुभूतिपूर्ण और मददगार बन जाती है। ठीक है, और देखते हैं कि अभिवृत्ति कैसे बनती है। तो शिक्षा और शिक्षक का प्रभाव भी होता है अभिवृत्ति के निर्माण में। शिक्षा केवल किताबों का ज्ञान नहीं देती, बल्कि सोचने का तरीका भी सिखाती है। शिक्षक का व्यवहार, उनकी निष्पक्षता और उनका दृष्टिकोण छात्रों की अभिवृत्ति को गहराई से प्रभावित करता है। यदि कोई शिक्षक छात्रों की बात ध्यान से सुनता है और न्यायपूर्ण व्यवहार करता है तो छात्रों में भी सहिष्णुता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीडिया और सामाजिक विमर्श, ये भी अभिवृत्ति का निर्माण करती है। आज के समय में मीडिया, सोशल मीडिया, फिल्में और समाचार व्यक्ति की सोच पर गहरा प्रभाव डालते हैं। बार बार एक ही तरह की जानकारी या छवि देखने से किसी विषय के प्रति झुकाव या पूर्वाग्रह बन सकता है, और इसी का फायदा उठाकर जो व्यापारिक कंपनियां होती हैं वो बार बार अपने ऐड को सोशल मीडिया पे, फिल्मों में, समाचार में चलाते रहते हैं, जिससे कि हमारी अभिवृत्ति धीरे धीरे बदलती जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। क्लियर हो गया मीडिया और सामाजिक विमर्श कैसे अभिवृत्ति को बनाते हैं। अंतिम बिंदु हम देखते हैं व्यक्तिगत अनुभव और आत्मचिंतन। जीवन के व्यक्तिगत अनुभव जैसे कि सफलता, असफलता, कठिनाई और संघर्ष अभिवृत्ति को सबसे गहराई से प्रभावित करते हैं। जब व्यक्ति अपने अनुभवों पर सोचता है और उनसे सीखता है तो उसकी अभिवृत्ति परिपक्व और संतुलित बनती है। उदाहरण के लिए, एक अधिकारी जिसने ग्रामीण क्षेत्र में काम किया हो वह गरीबों की समस्या को ज्यादा संवेदनशीलता से समझ पाता है। तो इस प्रकार अभिवृत्ति किसी एक कारण से नहीं बनती, बल्कि परिवार, शिक्षा, समाज, मीडिया और व्यक्तिगत अनुभव, इन सभी के संयुक्त प्रभाव से विकसित होती है। यही कारण है कि अभिवृत्ति को समझा भी जा सकता है और बदला भी जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे अभिवृत्ति और प्रशासनिक निष्पक्षता। पहले बिंदु पर आइए, व्यक्तिगत अभिवृत्ति और प्रशासनिक भूमिका में अंतर। व्यक्तिगत अभिवृत्ति और प्रशासनिक भूमिका में अंतर। लोक सेवक भी एक सामान्य नागरिक की तरह अपने निजी विचार, अनुभव और भावनाएं रखता है, जैसे हम और आप रखते हैं। लेकिन जब वह प्रशासनिक भूमिका में होता है तब उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को निर्णयों पर हावी ना होने दे। प्रशासनिक निष्पक्षता का अर्थ है कि निर्णय व्यक्ति नहीं बल्कि संविधान और कानून के आधार पर हो। ठीक है, दूसरे बिंदु पर आइए। अभिवृत्ति यदि नियंत्रित ना हो तो पक्षपात पैदा कर सकती है। क्लियर? यदि लोकसेवक अपनी व्यक्तिगत अभिवृत्ति पर नियंत्रण नहीं रखता तो उसके निर्णय पक्षपाती हो सकते हैं। व्यक्तिगत पसंद नापसंद, सामाजिक पृष्ठभूमि या वैचारिक झुकाव निर्णय को प्रभावित कर सकता है, जिससे न्याय और समानता प्रभावित होती है। यदि किसी अधिकारी की व्यक्तिगत सोच किसी विशेष समुदाय के प्रति नकारात्मक हो तो वह अनजाने में ही उस समुदाय से जुड़े मामलों में कठोर निर्णय ले सकता है। क्लियर है? इसलिए कहते हैं कि अभिवृत्ति यदि नियंत्रित ना हो तो प्रशासन में पक्षपात पैदा कर सकता है।
तीसरे बिंदु पर आइए, संवेदनशील परिस्थितियों में निष्पक्षता की परीक्षा। संवेदनशील सामाजिक या जातीय तनाव की स्थितियों में प्रशासनिक निष्पक्षता की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ऐसे समय में जबकि परिस्थितियां संवेदनशील हो, भावनाएं, दबाव और अफवाहें निर्णय को प्रभावित कर सकती है और आप ये इन चीजों को भली भांति समझते हैं। आजकल सुनते ही होंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो संवेदनशील परिस्थितियों का फायदा उठाकर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नकारात्मक बातों को फैलाते रहती हैं। ऐसे समय में एक अधिकारी के लिए जरूरी हो जाता है कि वो निष्पक्ष बना रहे। ठीक है, उदाहरण के लिए मणिपुर का उदाहरण ले लीजिए। मणिपुर जैसे मामलों में अधिकारियों ने व्यक्तिगत विचारों को अलग रखकर केवल संवैधानिक मूल्यों, कानून और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने की कोशिश की, जिससे स्थिति को नियंत्रित करने में काफी सहायता मिली। अब आते हैं चौथे बिंदु पर। संवैधानिक मूल्य संतुलन का आधार होते हैं। संवैधानिक मूल्य किसका आधार होते हैं? संतुलन का। लोक सेवक के लिए संविधान उसकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक शक्ति होती है। समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता और मानवाधिकार जैसे संवैधानिक मूल्य व्यक्तिगत अभिवृत्ति और प्रशासनिक निर्णय के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। जब अधिकारी इन मूल्यों पर टिके रहते हैं तब निष्पक्षता बनी रहती है, और जैसे ही अधिकारी इन मूल्यों से हटते हैं तो पक्षपात पैदा होता है। अंतिम बिंदु पर आइए, संतुलित अभिवृत्ति निष्पक्ष प्रशासन की कुंजी है। संतुलित अभिवृत्ति का अर्थ है संवेदनशील होना लेकिन पक्षपाती ना होना। ऐसा लोक सेवक लोगों की पीड़ा को समझता है पर निर्णय लेते समय भावनाओं के बजाय नियम, तथ्य और जनहित को प्राथमिकता देता है। यही संतुलन प्रशासनिक निष्पक्षता की वास्तविक पहचान है। इसलिए दोस्तों, प्रशासन में अभिवृत्ति का होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वह अभिवृत्ति संतुलित और नियंत्रित हो। जब लोक सेवक व्यक्तिगत सोच से ऊपर उठकर संवैधानिक मूल्यों के अनुसार निर्णय लेता है, तभी निष्पक्ष और भरोसेमंद प्रशासन संभव हो पाता है। अब हम जानेंगे अभिवृत्ति को बेहतर कैसे बनाया जाए। पहला बिंदु देखिए, आत्मनिरीक्षण और ईमानदार फीडबैक से कैसे बेहतर बनाया जाए। आत्मनिरीक्षण और ईमानदार फीडबैक से। अभिवृत्ति को बेहतर बनाने की पहली शर्त है आत्मनिरीक्षण। व्यक्ति को समय समय पर यह देखना चाहिए कि वह किसी स्थिति में क्यों और कैसे प्रतिक्रिया करता है। अपने विचारों और व्यवहार का ईमानदारी से विश्लेषण करने से अपनी कमजोरियां और पूर्वाग्रह दोनों सामने आते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई अधिकारी यह महसूस करता है कि वह शिकायतकर्ताओं से चिड़चिड़ा व्यवहार करता है, तो आत्मनिरीक्षण उसे यह समझने में मदद करेगा कि समस्या व्यक्ति में नहीं बल्कि उसके अपने दृष्टिकोण में है। वरिष्ठों या सहकर्मियों से लिया गया फीडबैक इस सुधार प्रक्रिया को और मजबूत करता है। क्लियर? अब दूसरे बिंदु पर आइए, विविध पृष्ठभूमि के लोगों से संवाद। इससे भी अभिवृत्ति बेहतर बनती है। अभिवृत्ति तब सीमित हो जाती है जब व्यक्ति केवल अपने जैसे लोगों से बातचीत करता है। अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों से संवाद करने से सोच का दायरा बढ़ता है। इससे पूर्वाग्रह कम होते हैं और सहानुभूति विकसित होती है। जब कोई अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर किसानों, मजदूरों और महिलाओं से सीधे बातचीत करता है तो वह उनकी वास्तविक समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ पाता है, जिससे उसकी अभिवृत्ति अधिक संवेदनशील बनती है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं कि इस अभिवृत्ति को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। नैतिक प्रशिक्षण और केस स्टडी अभ्यास से। नैतिक प्रशिक्षण और केस स्टडी अभ्यास व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में सोचने और संतुलित निर्णय लेने की क्षमता देते हैं।
वास्तविक जीवन से जुड़े उदाहरणों पर चर्चा करने से व्यक्ति यह सीखता है कि नैतिक मूल्यों को व्यवहार में कैसे लागू किया जाए। उदाहरण के लिए प्रशासनिक प्रशिक्षण के दौरान भ्रष्टाचार या मानवाधिकार से जुड़ी केस स्टडी पर चर्चा करने से अधिकारियों में नैतिक दृष्टिकोण मजबूत होता है। जब आपका भी चयन हो जाएगा तो ट्रेनिंग के दौरान अलग अलग केस स्टडी का अभ्यास कराया जाएगा। चौथे बिंदु पे आइए, सकारात्मक रोल मॉडल का अनुकरण। अभिवृत्ति सुधारने का एक प्रभावी तरीका है सकारात्मक रोल मॉडल को अपनाना। जब व्यक्ति ऐसे लोगों के व्यवहार और निर्णयों को देखता है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी नैतिकता और संवेदनशीलता बनाए रखी, तो वह उनसे प्रेरणा लेता है। अशोक खेमका का नाम आपने सुना ही होगा, और ऐसे कई सारे अधिकारी हुए हैं और हैं भी जो कि एक रोल मॉडल का काम करते हैं हमारे लिए, आपके लिए। कई लोक सेवक महात्मा गांधी या सरदार पटेल जैसे व्यक्तियों से प्रेरणा लेकर ईमानदारी और सेवा भाव को अपने जीवन में उतारते हैं। और इस प्रकार का प्रश्न सीधे सीधे आपसे पूछा भी जाता है कि महात्मा गांधी से आपने क्या प्रेरणा ली है, या सरदार पटेल से आपने क्या प्रेरणा ली है ना। तो इस प्रकार अभिवृत्ति को बेहतर बनाना एक सतत प्रक्रिया है। आत्मनिरीक्षण, संवाद, प्रशिक्षण और प्रेरणा, इन सबके माध्यम से अभिवृत्ति परिपक्व होती है और एक लोक सेवक को अधिक संवेदनशील, निष्पक्ष और प्रभावी बनाती है। अब हम जानेंगे अभिवृत्ति के घटक। यहां देखिए एबीसी मॉडल। अभिवृत्ति के घटक में एबीसी मॉडल को जानेंगे। एबीसी मॉडल क्या है? नथिंग बट सोच, भावना और व्यवहार, यही तीनों मिलकर के एबीसी मॉडल बनाते हैं। क्या? सोच, भावना और व्यवहार। तो आइए पहले घटक में हम पहले घटक की तरफ चलते हैं। पहला घटक क्या है? संज्ञानात्मक घटक, कॉग्निटिव कंपोनेंट। संज्ञानात्मक घटक उस ज्ञान, जानकारी और विश्वास से जुड़ा होता है जो व्यक्ति के मन में किसी विषय को लेकर होता है। यह बताता है कि व्यक्ति किसी स्थिति के बारे में क्या जानता है और क्या मानता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी अधिकारी को यह जानकारी है कि गरीब परिवारों को राशन समय पर नहीं मिल रहा है, तो उसके मन में यह विश्वास बन सकता है कि वितरण प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। यह उसका संज्ञानात्मक पक्ष है। ठीक है। अब आइए भावनात्मक घटक को जानेंगे, अफेक्टिव कंपोनेंट। भावनात्मक घटक व्यक्ति की भावनात्मक प्रतिक्रिया को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? व्यक्ति की भावनात्मक प्रतिक्रिया को। इसमें यह शामिल होता है कि व्यक्ति किसी विषय को लेकर कैसा महसूस करता है। सहानुभूति, गुस्सा, चिंता या उदासीनता कैसा महसूस करता है। उदाहरण के लिए, यदि वही अधिकारी वितरण केंद्र पर भूखे बच्चों को देखता है और उसे उनके प्रति करुणा महसूस होती है, तो यह उसकी भावनात्मक प्रतिक्रिया है। क्लियर है। अब हम देखते हैं तीसरे घटक को, व्यवहारिक घटक, बिहेवियरल कंपोनेंट। व्यवहारिक घटक यह दर्शाता है कि व्यक्ति वास्तव में क्या करता है या करने की प्रवृत्ति रखता है। यह सोच और भावना का व्यवहारिक रूप होता है। ठीक है। जैसे जब अधिकारी वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए स्वयं निरीक्षण करता है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करता है, तो यह उसका व्यवहारिक पक्ष होता है। तो हम एबीसी मॉडल देख रहे थे, सोच, भावना, व्यवहार। सोच संज्ञानात्मक घटक, भावना भावात्मक घटक, व्यवहार व्यवहारिक घटक। अब तो याद रखने में कोई परेशानी नहीं आएगी, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिंदु 4 भी तो रह गया, प्रशासन में एबीसी मॉडल का महत्व। तो प्रशासन में नैतिकता और प्रभावशीलता तभी आती है जब अधिकारी की सोच सही हो। सोच सही हो, संज्ञानात्मक घटक। भावना मानवीय हो, भावनात्मक घटक। और व्यवहार जिम्मेदार हो, व्यवहारिक घटक। जब तीनों में संतुलन होता है,
किस किस में? सोच में, भावना में और व्यवहार में। तभी प्रशासन केवल नियमों का पालन नहीं करता बल्कि वास्तविक जनसेवा बन जाता है। इसलिए दोस्तों, अभिवृत्ति को समझने के लिए एबीसी मॉडल को समझना आवश्यक है। सोच, भावना और व्यवहार तीनों जब एक दिशा में चलते हैं तभी एक लोक सेवक वास्तव में नैतिक और प्रभावी प्रशासन दे पाता है। अब हम तीनों घटकों का आपसी संबंध देखेंगे। तीनों घटकों का हम क्या देखेंगे? आपसी संबंध। तीन घटक कौन कौन से हैं? सोच, संज्ञानात्मक, भावना, भावात्मक और तीसरा व्यवहार। ठीक है, व्यवहारिक घटक। क्लियर? तो आपसी संबंध में हम पहले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, अभिवृत्ति की प्रभावशीलता का आधार। अभिवृत्ति तभी प्रभावी मानी जाती है जब उसके तीनों घटकों, संज्ञानात्मक मतलब सोच, भावात्मक मतलब भावना और व्यवहारिक मतलब जो उसका कार्य है, जब ये तीनों घटक एक ही दिशा में काम करते हैं तभी अभिवृत्ति प्रभावी मानी जाती है। केवल सही सोच रखना पर्याप्त नहीं होता और केवल अच्छा महसूस करना भी काफी नहीं है। जब सोच, भावना और व्यवहार में तालमेल होता है तभी अभिवृत्ति मजबूत बनती है। अब दूसरे बिंदु पर आइए, सोच, भावना और व्यवहार का स्वाभाविक क्रम। सामान्यतः व्यक्ति पहले किसी विषय को समझता है, मतलब संज्ञानात्मक। ठीक है, आप भी सबसे पहले क्या करते हैं? किसी विषय को समझते हैं, फिर उसके प्रति कोई भावना विकसित करता है, इसका अर्थ है भावात्मक, और अंत में उसी के अनुसार व्यवहार करता है, मतलब व्यवहारिक घटक। यह क्रम यदि टूट जाए तो अभिवृत्ति अधूरी रह जाती है। तो सोच, भावना, व्यवहार का एक स्वाभाविक क्रम होता है ना? पहले विषय को समझना, फिर भावना विकसित होता है और फिर उसी अनुसार व्यवहार करते हैं। देखो, ये रटना है नहीं, कितना आसान है। यही तो आप करते हो, यही तो हम करते हैं। जो हम और आप करते हैं वही चीज हम पढ़ रहे हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो रटने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालना, बस समझो, समझना ही पर्याप्त है। तीसरे बिंदु पे आते हैं, घटकों में असंतुलन से अभिवृत्ति कमजोर होती है। हमने यही सेकंड पॉइंट में ही देखा, ठीक है, कि इसका एक क्रम है, वो क्रम टूटना नहीं चाहिए, उसमें असंतुलन नहीं होना चाहिए। तो घटकों में असंतुलन से क्या होता है? अभिवृत्ति कमजोर होती है। यदि व्यक्ति सोच के स्तर पर किसी समस्या को गलत मानता है, भावना के स्तर पर दुख या सहानुभूति भी महसूस करता है, लेकिन व्यवहार के स्तर पर कोई कदम नहीं उठाता, तो उसकी अभिवृत्ति कमजोर मानी जाएगी। ऐसे में नैतिकता केवल विचार और भावना तक सीमित रह जाती है, व्यवहार में नहीं उतर पाती है। चौथे बिंदु को देखिए, प्रशासन में इसका व्यवहारिक प्रभाव। प्रशासन में यह संतुलन अक्सर देखने को मिलता है। कई बार अधिकारी जानते हैं कि व्यवस्था में कमी है और वे भीतर से असहज भी होते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करते। इसका उदाहरण हम हर दिन देखते रहते हैं। इससे न तो व्यवस्था में सुधार होता है और न ही जनता का भरोसा बढ़ता है। अब अंतिम बिंदु को देखिए, तीनों घटकों का संतुलन ही प्रभावी प्रशासन की कुंजी है। जब अधिकारी समस्या को समझता है, उससे भावनात्मक रूप से जुड़ता है और फिर व्यवहारिक कदम उठाता है, तभी प्रशासन प्रभावी बनता है। यही संतुलन अभिवृत्ति को व्यवहार में बदलता है। इस प्रकार अभिवृत्ति केवल सोचने या महसूस करने का नाम नहीं है। जब सोच, भावना और व्यवहार तीनों एक दिशा में चलते हैं तभी अभिवृत्ति पूरी और प्रभावशाली बनती है। अब हम जानेंगे प्रशासन में इन घटकों का महत्व। ठीक है, प्रशासन में इन घटकों का महत्व। पहला देखिए, पहला महत्व क्या है? नीति निर्माण में सोच और भावना का प्रभाव। नीति निर्माण में किसका प्रभाव? सोच का और भावना का। प्रशासन में नीतियां केवल आंकड़ों और नियमों के आधार पर नहीं बनती, बल्कि उन्हें बनाने वाले अधिकारियों की सोच और भावना भी उनमें शामिल होती है। संज्ञानात्मक घटक यह तय करता है कि अधिकारी समस्या को कैसे समझता है, जबकि
भावात्मक घटक यह तय करता है कि वह उस समस्या से कितना जुड़ाव महसूस करता है। तो नीति निर्माण में किसका महत्व है? सोच और भावना का, संज्ञानात्मक घटक और भावात्मक घटक का। उदाहरण से समझ लीजिए, यदि कोई अधिकारी कुपोषण को केवल एक आंकड़े की तरह देखे तो नीति सीमित प्रभाव वाली होगी, लेकिन जब वह बच्चों की स्थिति को देखकर भावनात्मक रूप से जुड़ता है तब नीति अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनती है। और हम देखते हैं क्या महत्व है सेवा में संवेदनशीलता का विकास। सेवा तभी प्रभावी होती है जब उसमें संवेदनशीलता हो। जब अधिकारी की सोच सही हो और भावना मानवीय, तो उसका व्यवहार भी सहानुभूतिपूर्ण बनता है। यही एबीसी मॉडल का व्यवहारिक पक्ष है, सोच, भावना और व्यवहार, जो प्रशासन को जनता के करीब लाता है। उदाहरण के लिए, किसी अस्पताल में शिकायत मिलने पर केवल फाइल मंगवाने के बजाय अधिकारी स्वयं जाकर स्थिति देखे और मरीजों से बात करे तो यह सेवा में संवेदनशीलता का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु पर चलिए, जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि। जब सोच, भावना और व्यवहार तीनों में तालमेल होता है तो अधिकारी अपने कार्यों के प्रति अधिक जवाबदेह बनता है। वह निर्णयों को छिपाने के बजाय उन्हें स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश करता है, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ती है। जैसे यदि किसी योजना में देरी हो रही है तो पारदर्शी अधिकारी कारणों को सार्वजनिक रूप से बताता है और सुधार की दिशा में कदम भी उठाता है। चौथे बिंदु पर आइए, एथिक्स का वास्तविक अर्थ। एथिक्स का अर्थ केवल यह जानना नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। वास्तविक नैतिकता तब दिखाई देती है जब सही सोच, मानवीय भावना और जिम्मेदार व्यवहार एक साथ दिखाई दे। जैसे यदि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार को गलत मानता है लेकिन व्यवहार में उसे अनदेखा करता है तो उसकी नैतिकता अधूरी है। हम आप भी तो ऐसा किए हैं कई बार, भ्रष्टाचार को गलत मानते हैं फिर भी अपने काम को जल्द कराने के लिए हम फिर घूस भी देते हैं। ठीक है, तो अधिकारी के साथ भी यही होता है। एक तरफ वो भ्रष्टाचार को गलत तो मानता है लेकिन व्यवहार में अनदेखा करता है तो उसकी नैतिकता अधूरी है। जब वो उसके खिलाफ कार्रवाई करता है तभी एथिक्स व्यवहार में उतरती है। तो व्यवहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सोच और भावना नहीं, साथ में प्रतिक्रिया भी करना। अब हम जानते हैं कि आवृत्ति का निर्माण और परिवर्तन। आवृत्ति का निर्माण और परिवर्तन, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आवृत्ति स्थायी दिखाई दे सकती है लेकिन वह जड़ नहीं होती है ना। व्यक्ति की सोच, दृष्टिकोण और व्यवहार समय के साथ बदल सकते हैं और बदलते भी हैं। सही प्रयास, अनुभव और समझ से आवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। इसी कारण समाज में बड़े बड़े अभियानों के माध्यम से लोगों की सोच बदली जा सकती है। हम स्वच्छता को लेकर के ऐसा देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसके पहले बिंदु पे आइए, तर्क और प्रेरणा द्वारा आवृत्ति परिवर्तन। जब किसी विषय पर तार्किक ढंग से समझाया जाता है और प्रेरणादायक संदेश दिए जाते हैं तो व्यक्ति की सोच बदल सकती है। विश्वसनीय स्रोतों और ठोस तर्कों के माध्यम से व्यक्ति पुराने पूर्वाग्रह छोड़ने लगता है। जैसे खुले में शौच की प्रथा को लेकर के हमने देखा है। एक उदाहरण से इसको समझ लीजिए, ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए यदि प्रशासन केवल सजा की बात ना करे बल्कि यह बताए कि ईमानदारी से समाज और स्वयं व्यक्ति को क्या लाभ होता है तो लोगों की आवृत्ति धीरे धीरे बदलने लगती है। दूसरे बिंदु पे आते हैं, शिक्षा और जागरूकता से बदलाव। शिक्षा नई जानकारी देती है और पुरानी धारणाओं को चुनौती देती है। जब व्यक्ति किसी समस्या के कारण और परिणाम को समझता है तो उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है।
उदाहरण के लिए स्वच्छता अभियानों में जब जब लोगों को यह बताया गया कि गंदगी से बीमारियां कैसे फैलती है, तो सफाई के प्रति उनकी वृत्ति सकारात्मक हुई। तीसरे बिंदु पे आइए, आदर्श व्यक्तियों के प्रभाव से। लोग अक्सर उन्हीं व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं जिन्हें वे आदर्श मानते हैं। जब वे देखते हैं कि सम्मानित लोग किसी मूल्य का पालन कर रहे हैं, तो वे भी उसी दिशा में सोचने लगते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई वरिष्ठ अधिकारी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य करता है, तो उसके अधीनस्थ भी उसी व्यवहार को अपनाने की कोशिश करते हैं। चौथा बिंदु, प्रत्यक्ष अनुभव से आवृत्ति में बदलाव। सीधा अनुभव आवृत्ति बदलने का सबसे प्रभावी माध्यम होता है। जब व्यक्ति किसी समस्या को स्वयं महसूस करता है, तो उसकी सोच गहराई से बदलती है। जैसे एक अधिकारी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में काम करता है, वह पीड़ितों की स्थिति देखकर अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण आवृत्ति विकसित करता है ना? अंतिम बिंदु, आंतरिक नैतिक टकराव से परिवर्तन। तो आंतरिक नैतिक टकराव से भी आवृत्ति बदलती है। कभी-कभी व्यक्ति के विश्वास और उसके व्यवहार में टकराव हो जाता है। यह आंतरिक संघर्ष व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है और अंततः आवृत्ति में बदलाव ला सकता है। उदाहरण से समझिए, यदि कोई लोक सेवक भ्रष्टाचार को गलत मानता है, लेकिन किसी दबाव में अनैतिक काम करता है, तो उसकी अंतरात्मा उसे सही रास्ते पर लौटने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह हम क्या देख रहे हैं कि विश्वास और व्यवहार में टकराव हो जा रहा है। इस प्रकार आवृत्ति ना तो पूरी तरह स्थायी होती है और ना ही बदलना असंभव। तर्क, शिक्षा, अनुभव और नैतिक चेतना के माध्यम से व्यक्ति और समाज दोनों की सोच बदली जा सकती है। इसी कारण ईमानदारी, पर्यावरण और स्वच्छता जैसे अभियानों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव हो पाता है। हमने चिपको आंदोलन पहले देखा, अभी अरावली को लेकर के भी बातें चल रही हैं, है ना? चलिए आगे हम बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे सामाजिक दृष्टि से आवृत्ति परिवर्तन क्यों जरूरी है। पहला बिंदु देखिए, समाज निरंतर बदल रहा है। तो समाज बदल रहा है तो आवृत्ति परिवर्तन भी जरूरी है। समाज स्थिर नहीं रहता, बल्कि समय के साथ उसकी जरूरतें, अपेक्षाएं और समस्याएं बदलती रहती है। यदि प्रशासनिक अधिकारियों की आवृत्ति पुरानी बनी रहे, तो वे नए सामाजिक यथार्थ को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बदलते समाज के साथ साथ लोक सेवकों की सोच में भी बदलाव आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, पहले प्रशासन का ध्यान केवल बुनियादी सेवाओं तक सीमित था, लेकिन आज नागरिक बेहतर गुणवत्ता, पारदर्शिता और त्वरित सेवाओं की अपेक्षा करते हैं। यह समझने के लिए आवृत्ति में बदलाव जरूरी है। दूसरे बिंदु पर आइए, समस्याएं अधिक जटिल होती जा रही हैं पहले की तुलना में। तो आज की प्रशासनिक समस्याएं एक आयामी नहीं है। गरीबी, पर्यावरण, शहरीकरण, स्वास्थ्य और रोजगार, इन जैसी समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। इन्हें केवल पुराने ढर्रे पर नहीं सुलझाया जा सकता है। इसके लिए अधिकारियों को व्यापक और लचीली सोच अपनानी पड़ती है। तो समस्याएं अधिक जटिल होती जा रही हैं, तो आवृत्ति परिवर्तन भी आवश्यक हो गया है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण केवल तकनीकी समस्या नहीं है, इसमें स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक व्यवहार भी जुड़े होते हैं। इसे समझने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत होती है, इसलिए आवृत्ति परिवर्तन जरूरी है। तीसरे बिंदु पर आइए, तकनीक के साथ मानव केंद्रित सोच आवश्यक है। आधुनिक प्रशासन में तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यदि तकनीक को बिना मानवीय संवेदनशीलता के लागू किया जाए, तो कई वर्ग व्यवस्था से बाहर हो सकते हैं। इसलिए तकनीकी दक्षता के साथ मानव केंद्रित सोच का होना आवश्यक है। जैसे डिजिटल सेवाएं बढ़ने से काम तेज हुआ है, लेकिन बुजुर्ग और अशिक्षित लोग पीछे रह गए हैं। इस समस्या को समझने और समाधान निकालने के लिए अधिकारी की आवृत्ति संवेदनशील होनी चाहिए। ठीक है,
अब चलिए अंतिम बिंदु पर। अधिकारी स्वयं बदलाव का उदाहरण बनते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रशासन में बदलाव तभी प्रभावी होता है जब अधिकारी स्वयं उस बदलाव को अपनाते हैं। जब लोक सेवक नई सोच, नई कार्यशैली और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हैं तो उसका प्रभाव समाज पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब अधिकारी स्वयं स्वच्छता अभियान में भाग लेते हैं तो जनता भी उसे गंभीरता से अपनाती है। इसलिए दोस्तों, प्रशासनिक दृष्टि से आवृत्ति परिवर्तन कोई विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। जो अधिकारी स्वयं बदलने के लिए तैयार होता है वही बदलते समाज की जरूरतों को समझकर प्रभावी और मानवीय प्रशासन दे पाता है। ठीक है, तो आवृत्ति अगर हम कहें तो आवृत्ति वह दृश्य शक्ति है जो निर्णयों की दिशा तय करती है। यदि लोक सेवक का दृष्टिकोण नैतिक, सेवा प्रधान और सकारात्मक हो तो प्रशासन केवल आदेश नहीं देता, जन विश्वास अर्जित करता है। इसीलिए यूपीएससी एथिक्स में आवृत्ति केवल एक टॉपिक नहीं है बल्कि लोकतंत्र की आधारशिला है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय।